नमस्कार, कशिश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास कार्यक्रम के सहारे हम इन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि इस रिश्ते का मायने क्या है। और ये हाल के दिनों की अगर हम बात करें, जब से महिला सशक्तिकरण को लेकर कानून भी बने हैं, चीज़ें भी सामने आने लगी हैं, महिलाएं घर से भी बाहर निकलने लगी हैं, तो एक अलग तरह की समस्याएं वो फेस करना शुरू कर दी हैं। समाज अपनी जिम्मेवारी से पूरी तौर पर मुख मोड़ लिया है, ये साफ दिख रहा है। मतलब अरेंज मैरिज में जो सामाजिक जिम्मेवारी दोनों पक्ष उठाते थे, अब उसका कोई मायने नहीं रह गया। अधिकांश मामले कोर्ट और कचहरी में जा रहे हैं, जहां न्याय कैसे मिले उसको लेकर अभी भी जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई है। ये शादी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है और उस मुकाम के बाद किस तरीके से, अगर आपके पास सब कुछ है, तो आप कानून को उन्हीं के नुस्खे के सहारे किस तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको निरुत्तर कर सकते हैं। ये एक पूरे इस प्रकरण में ये चीज़ें काफ़ी खुलकर सामने आई हैं। हम इन्हीं चीज़ों को चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाईं तरफ नम्रता है, जो पीड़ित पक्ष लड़की हैं और ये 2008 में शादी की थी। कैसे शादी हुआ उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे दाहिने तरफ समा सिन्हा जी हैं, पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। शुरुआत हम नम्रता से करते हैं। नम्रता, ये स्थिति क्यों बनी? अरेंज मैरिज हुआ, दोनों परिवार मिलकर इस शादी को इस मुकाम तक पहुंचाए। 2008 में आपकी शादी हुई और 2021 में आप अलग अलग हैं, और ये सिचुएशन हुआ कि उसकी दूसरी शादी में पहुंचकर आपको सिस्टम से मदद मांगने की जरूरत पड़ी। ये स्थिति क्यों बनी? मेरी शादी 3 दिसंबर 2008 को हुई थी और जो लड़के हैं सिद्धार्थ सिंह, ज्ञानगंगा परिवार के श्री तारकेश्वर सिंह के बड़े बेटे हैं वो। जो लड़के हैं वो मेरे भैया के फ्रेंड थे, जूनियर आप कह सकते हैं, 6 महीने जूनियर थे एनडीए के। तो वैसे उनकी लाइक दोस्ती थी। फिर रिलेशन आया, मम्मी पापा ने देखा, एक्सेप्ट किया, सब कुछ हुई, शादी हुई। एंड शादी के कुछ साल तक, 3-4 साल तक सब कुछ ठीक था। थोड़े बहुत मुझे पता चल रहे थे कि इसके फ़ोन कॉल्स रेगुलर एक ही नंबर पे, ये जो लड़की है कनुप्रिया, इसके साथ बहुत पहले से, शादी के पहले से भी इनकी बातचीत थी एंड रिलेशंस थे। मे बी मुझसे छुपाया जा रहा था, बिकॉज मैं एज अ वाइफ, मुझे घर के सारे लोगों को पता थी ये चीज़, बट मुझसे छुपाया जा रहा था। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि शराब पी के आना, मारपीट करना, एंड ये सब हुआ। फिर मैंने बहुत बार ट्राई किया अपने मम्मी पापा एंड इन लॉज सबको, उनके मम्मी जी पापा जी से बात करने का कि कुछ तो सॉल्यूशन निकले। बट उन्होंने ये पहले मुझे ये बोल के दिलासा दिया गया कि शायद अभी कोई बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाए तो सारी सब चीज़ें सही हो जाएंगी। फिर मैंने 2013, 28 दिसंबर 2013 को मेरी बेटी हुई, राजवी नाम है उसका। एंड उसके बाद से मैं 2 साल तक काफ़ी उसकी परवरिश में बिज़ी हो गई। और इसका फ़ायदा उठा के उस लड़के ने, सिद्धार्थ सिंह ने, और ज़्यादा मुझे धोखा दिया, ऐसे कह सकते हैं। और उसके बाद से तो चीज़ें और ही ख़राब हो गई। और मतलब ज़्यादा चीज़ें कि पीवी के आना, मारना, हाथ उठाना, गला दबाना, ये सब आम बात हो गई। ये सब सारे 2014, 15, 16 सब में यही था। मैं उन लोग के घर के साथ ही थी। 2016 में सिद्धांत सिंह ने घर ही छोड़ दिया, अपना घर छोड़ के वो अपने बिजनेस का रीज़न दे के और कहीं पटना में ही कहीं बाहर रह रहा था, और मैं घर में अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। 2017 पूरे मैंने उनके घर के सारे फंक्शन सारे अटेंड किए, क्योंकि मैं घर में ही थी, एज अ फैमिली मेम्बर ही थी, सबके साथ रह रही थी। 2018 में जब मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए अपने बहन के पास, बहन के यहाँ पे गई घर पे, तो वहाँ पे लड़का 2 जनवरी 2018 को शराब पी के आके मेरी बेटी को छीनने की कोशिश एंड मेरी मम्मी से हाथापाई करने की कोशिश की, जिसके लिए मैंने क्रिमिनल केस भी किया, FIR अगले दिन जाके किया बुद्धा कॉलोनी थाने में। उसके बाद से मुझे मतलब मैं फिर इतनी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी कि मुझे घर से निकलना पड़ा। 2018 जनवरी से मैं ऑलमोस्ट नहीं हूँ उस घर में। फिर वहाँ से मैंने फिर इन लोगों का रवैया इतना ज़्यादा बदल गया, क्योंकि मैंने 10-12 साल तो कैसे भी घुट घुट के काट लिए थे उस घर में, ज्ञानगंगा परिवार में। लेकिन उसके बाद फिर मैंने फिर लीगल गई, मैं डोमेस्टिक वायलेंस का मैंने केस किया। ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस आप कब किया? मतलब उससे पहले आप महिला हेल्पलाइन गई हुई थी। महिला हेल्पलाइन में क्या दोनों जब साथ एक प्लेटफॉर्म पर जब आई तो वहाँ पे क्या समाधान निकला? वो कब वहाँ गई थी? महिला हेल्पलाइन में मैं गई थी जनवरी 2017 में, और
एक्चुअली वो मेरे तरफ से केस नहीं था, वो जो लड़की है कनुप्रिया उसके साइड से ही था। क्या हुआ था कि मेरे मतलब भाई जी ने जब उन्हें ये पता चला इलीगल रिलेशंस का, तो उन्होंने एक कॉल किया था उनके घर पे, उनके मम्मी पापा के घर पे, जो जनरली आमतौर पे भी एक कोई भी भाई करेगा अपनी बहन की, लाइक फैमिली रिलेशंस खराब होते देख कोई भी भाई फ़ोन करेगा। उन्होंने फ़ोन किया, बस उस एक फ़ोन कॉल की वजह से उस लड़की कनुप्रिया ने, महिला हेल्पलाइन ने मेरे भाई के अगेंस्ट में केस कर दिया, मतलब एक एप्लीकेशन दिया। महिला हेल्पलाइन में प्रमीला मैम है, साधना मैम है, इन लोग ने बुलाया मुझे मीटिंग के लिए, मुझे बुलाया, सिद्धार्थ सिंह को बुलाया, कनुप्रिया को बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने पूरी जो भी जांच पड़ताल की, फाइनली उन्होंने डिसीजन दिया कि कनुप्रिया नम्रता सिंह एंड सिद्धार्थ सिंह का घर तोड़ रही है, और उसे ये ऑर्डर मिला, ऑर्डर इन द सेंस कि बोला गया कि आपको लाइक नहीं मिलना है, एंड ये बात कमिट करवाई गई दोनों लोग से। ये जनवरी मेरे पास उसका प्रूफ भी है, ऑर्डर भी है महिला हेल्पलाइन का। बट आप वही सोचिए कि ये ऑर्डर होने के बाद भी एंड शादी से पहले भी रिलेशन होने के बाद भी हर चीज़ को नकारा गया। मुझे बोला गया कि शायद ऐसा नहीं है, मेरी सोच में कुछ प्रॉब्लम है या मैं कुछ गलत सोच रही हूँ। बट अब जब उसने शादी अभी कर ली है, अरेंज मतलब कोर्ट मैरिज एंड ऑल, तो इससे ये प्रूफ होता है कि उसी लड़की से ये चाहता भी था पहले से शादी करना, और अभी भी ये लीगल शादी एक्शन हो गई। अभी तक आपने क्या, देखिए ये सवाल जो हम खड़े कर रहे हैं कि जो लड़कियां हैं बाहर या जो इस तरीके के मैरिज में जीवन बसर कर रहे हैं या फिर जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं, अधिकांश मामले में अगर आप महिला हेल्पलाइन जाएं या महिला आयोग जाएं या कोर्ट जाएं, इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। लीगल सपोर्ट के लिए आपने एक तो पहले महिला हेल्पलाइन गई, उसके बाद क्या क्या आपने एक्शन लिया? 2018 में मैं फिर मैंने मतलब लॉयर ढूंढा एंड अपने लॉयर को हायर किया, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइक चेंज्ड बिहेवियर, बर्ताव, फिर एफआईआर करना पड़ा क्योंकि इन लोगों का बर्ताव इतना ख़राब हो गया था, बच्चे को छीनने की कोशिश की जा रही थी। खुद के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं था, वो बस मुझे चाह रहे थे कि मैं बस रहूं घर में, एंड लड़का नहीं रह रहा था। लड़के के अलग मल्टीपल रिलेशंस थे, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक लड़की, और भी 2-3 मेरे पास हैं, प्रूफ भी हैं जो कि मैं दिखा सकती हूँ कि उनके पास है रिलेशंस। और मुझे तो इस बात का पता अभी चला है 5-6 दिन पहले, जब मैं बुद्धा कॉलोनी जहाँ पे मैंने एफआईआर किया था वहाँ पे गई, जब मुझे ये पता चला कि लड़का दूसरी शादी करने जा रहा है। जब मैं थाने में गई कि भाई कैसे कर सकता है बिना डिवोर्स के शादी, मैं एप्लीकेशन लेके गई। तब जब एसएचओ सर ने फ़ोन किया, एसएचओ बुद्धा कॉलोनी सर ने फ़ोन किया लड़के को, तो लड़के ने फ़ोन पे बोला कि मैंने तो डिवोर्स ले लिया एंड शादी भी कर ली है, कोर्ट मैरिज। चलिए उस टाइम समा सिन्हा हमारे साथ है। समा सिन्हा, ये देखिए एक महिला हेल्पलाइन में शिकायत करती हैं 2017 में, वो पूरा मामला चल रहा है, फिर वो मामला डोमेस्टिक वायलेंस में फिर कोर्ट पहुंचता है, डोमेस्टिक वायलेंस के तहत भी सुनवाई होती है, फिर ये उन पर 498 का केस कर रही हैं, उस केस में वो हाई कोर्ट से जमानत ले रहे हैं। पूरे प्रोसेस में कहीं भी डाइवोर्स फाइल करने की बात या ये प्रोसेस में कहीं नहीं, मतलब कोर्ट के अंदर भी मतलब दो चीज़ें चल रही हैं एक साथ। तो ये एक्स पार्टी डाइवोर्स को एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस है, कि अगर मान लीजिए लड़की नहीं आ रही है जबकि इनके खिलाफ ऑलरेडी केस पहले से चल रही है, तो अब क्या स्थिति, अब क्या हो सकता है? देखिए अभी तो खैर सबसे पहले इनके लिए तो एक ऑप्शन है, क्योंकि ये एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है, तो ये उस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट साइड करने के लिए एप्लीकेशन दे सकती हैं, अपना डिटेल बता सकते हैं कि मुझे कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ था, अगर कोई नोटिस पे साइन है या कोई एंट्री है। सिस्टम क्या है एक्स पार्टी के लिए, जो कि एक आजकल एक्स पार्टी जनरली एक इस तरीके से प्रोविज़न था कि कोई अगर दूसरी पार्टी जो है, जो डिफेंड करने वाली है, जो जिसके खिलाफ दूसरा आदमी कोर्ट में आया है, अगर उसके लिए वो रिस्पांस नहीं करता है तो कोर्ट जो है उसको अपने मेरिट्स पे मदद कर सके। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है कि अब कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, हम लोग जो देख रहे हैं कि वो हाईजैक करने की कोशिश करते हैं सिस्टम को। सिस्टम में प्रोसीजर बनाया गया है कि जब आप कोर्ट जाते हैं तो जो दूसरी पार्टी है जिसके खिलाफ आप कोई रिलीफ मांगते हैं या कोई समाधान मांगते हैं, उसको जो है एक नोटिस होता है, नोटिस या समन कहिए, और वो उसको बुलाया जाता है एक बार, और उसकी जो रिपोर्ट है
जिस तरीके से वो सर्व करने के लिए कहा जाता है, या तो कोर्ट का नाजिर करता है या रजिस्टर्ड पोस्ट से जाता है, जिस भी तरीके से जाता है, तो उसकी एक रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट जो है रिकॉर्ड में लगती है कि उस पर क्या रिपोर्ट है, उसी के आधार पर कि या तो एक्सेप्ट कर लिया या हमने कहीं पेस्ट कर दिया ऐसी जगह पे जहाँ पर वो लड़की या वो आदमी या जिसको बुलाया जा रहा है वो वहाँ रह रहा हो, या आपने उसको पढ़ के लेने से इनकार कर दिया। अगर पढ़ के लेने से इनकार कर दिया भी वो लिख देता है तो माना जाता है कि हाँ ये सर्व हो गया है। अब उसके बाद अगर वो नहीं सर्व होता है, कोर्ट देखता है उस रिपोर्ट को और कोर्ट को लगता है कि ये नहीं अच्छे से सर्व नहीं हुआ है, इसमें और अभी लगता है कोशिश करनी चाहिए उसको बुलाने के लिए, तो वो दोबारा नोटिस उसको रिमाइंडर करता है। ये प्रोसेस कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है, कोर्ट कितनी बार करना चाहता है। अगर फिर भी कोई नहीं आता है तो पेपर पब्लिकेशन का है। अब होता क्या है इसी सिस्टम में, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में लूपहोल्स, इन्फ्लुएंशियल लोग जिनके पास पैसा है या किसी तरीके का इन्फ्लुएंस है, वो लूपहोल्स निकालते हैं और वो इस नोटिस को नीचे के स्तर पे कोशिश करते हैं कि ऐसे दिखाया जाए कि वो सर्व हो गया है। और अगर नहीं भी कर पाते हैं ऐसा, तो वो किसी ऐसे न्यूज़पेपर में जिसकी पहुंच ज़्यादा नहीं हो या जहाँ पर वो आदमी रह रहा हो या लड़की रह रही हो उस तक वो नहीं पढ़ पाए, एक छोटा सा नोटिस कहीं निकाल देते हैं जिसकी शायद किसी की भी नज़र आजकल के टाइम में तो पहुंचेगी ही नहीं उस तक, और उसको वो फॉर्मेलिटी पूरी करके एक्स पार्टी चलने लगता है। यहाँ पे एक बड़ा इशू, जैसे ये मल्टीपल टाइम ऑलरेडी कोर्ट में थी, इशू एक और है सोचिए, क्योंकि हर रिलीफ के लिए अलग अलग कोर्ट हैं इसमें। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए इनके पास अलग कोर्ट है। अब ये प्रिंसिपल जज के यहाँ डाइवोर्स फाइल्ड है, 498 इनका पुलिस के पास चल रहा है, वो अलग मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आता होगा, तो 3 जगह अलग अलग केस चल रहे हैं। अब ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है जो मुझे लगता है, और महिला हेल्पलाइन जो है एक अलग से वो रिपोर्ट करती है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में कर देगी अगर कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या किस तरीके का है, वो अपना अलग फोरम है। तो होता क्या है कि कहीं इनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है कि या तो आपस में समन्वय की कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं मतलब एक ही कोर्ट में एक ही अलग अलग जज के बीच अलग अलग इश्यूज पे सुनवाई हो रही है, लेकिन आपस में कोई ये जिम्मेदारी लगता है कि जो पार्टीज हैं उनके ऊपर रह जाती है कि वो ढूंढे सब जगह कि कहीं और केस तो नहीं चल रहा है। कोई ऐसा हमारे पास आज के डेट में सिस्टम नहीं है कि एक ही नाम से अगर पार्टीज हैं दोनों, तो वो एक जगह पे कहीं ना कहीं उनकी डिटेल्स आ जाए। हाँ, हम एक छोटा सा पहले ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक पे जाने के बाद हम आपसे ये सवाल, देखिए अगर डाइवोर्स एक्सेप्ट भी हो गया तो कोर्ट ने कुछ तो आदेश दिया होगा इनके मेंटेनेंस के लिए, इनके बच्चों को मेंटेनेंस के लिए। 2018 में वो डाइवोर्स को उन्होंने 1 वे करके उनको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कुछ तो आदेश हुआ होगा। 2021 से 3 वर्षों तक उन्होंने कुछ तो जिम्मेवारी, क्योंकि कोर्ट अगर डाइवोर्स को एक्सेप्ट करता है तो फिर मेंटेनेंस के लिए भी कुछ न कुछ आदेश किया होगा। इन तमाम कानूनी पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आज सामाजिक ताने बाने जिसके सहारे ये पूरा विवाह सिस्टम चल रहा था वो पूरी तौर पर टूट चुका है। जिससे हिंदू मैरिज को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, वो अब कहीं न कहीं तार तार हो रहा है। हमारे समाज में वो ताकत नहीं बची है कि इस तरह की चीज़ों को हम, क्योंकि देखिए दोनों फोर्स एक साथ काम कर रहा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी जो चीज़ें सामने आ रही है वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो मैरिज प्लेटफॉर्म है वो महिलाओं को कहीं न कहीं एक अलग तरीके का नजरिया, मतलब आज भी एक महिलाओं को उसी नजरिया से देखते हैं जिस नजरिया को लेकर आज बड़ा विवाद हो रहा है देश और दुनिया के सामने में। लेकिन विवाह संस्था तो वही है जिसके सहारे आप फाइट करते हैं। तो क्या हमारी विवाह संस्था कमजोर हो गई है? क्या समाज अपने जिम्मेवारी से मुख मोड़ रहे हैं, या फिर कानून के सहारे जो महिला को प्रोटेक्शन दिया गया है वो नाकाफी है? इन तमाम बिंदुओं पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मेरा जीवन बर्बाद करके अब शादी क्यों कर रहे हो? 8 साल की बेटी है बड़ी, क्या भविष्य होगा उसका? राइट तरीका है। सालों से 1000 नीम पत्तियों के गुणों से बना मार्गो करता आया है आपकी त्वचा की प्राकृतिक देखभाल। मार्गो 100 years of नीम केयर। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन,
आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सिल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन। तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सिल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सिल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। धर्म, आस्था, विश्वास, समर्पण, विश्व का कण कण शिव में, भक्ति और शक्ति का संगम। पवन सुत बात कर रहे हैं कि रिश्ता के सहारे जिन चीज़ों को लेकर हम देश और दुनिया के सामने में कहते हैं कि परिवार जो हमारी संस्था है वो काफ़ी मजबूत है और ये संस्था बरसों बरस से चली आ रही है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक पहचान है। इसलिए कोर्ट भी उस परिवार को बचाए रखने के लिए पूरी ताकत लगाती है या कानून भी की पहली कोशिश यही होती है कि परिवार बचे रहें। उसमें हमारा क्या राइट है, लड़कियों का क्या राइट है, इसको लेकर अभी भी हमें लगता है कि समाज सेना जी की वो क्लियरिटी नहीं है कि परिवार आपका बचा रहे, ये ठीक है, लेकिन परिवार बचाए रखने के लिए जो चीज़ हमें खोना पड़ रहा है, जो चीज़ लड़कियों को खोना पड़ रहा है, उसको लेकर अभी भी कानून हमें लगता है कि उस तरीके से संजीदगी से उन चीज़ों को नहीं देख रही है। नम्रता, आपको क्या लगता है कि उनके परिवार के लोगों के लिए, क्योंकि आप अरेंज मैरिज, आपका शादी अरेंज मैरिज है, दो परिवार मिले, आपके भाई और लड़का दोनों एनडीए में सेना के जो सबसे सर्वोच्च कह सकते हैं कि सीडीएस और एनडीए दो कमीशन है जिसके सहारे लोग जॉब में जाते हैं और सेना को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं कि भाई आजकल सेना को लेकर एक अलग तरह का क्रेज भी है। तो आपके भाई या फिर इनके परिवार के बीच या कितनी कोशिशें हुई इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए? जब काफ़ी टाइम, जैसे मैंने बताया 2017 में जब मेरे भाई को पता चला तो उसने ट्राई किया लड़की के साइड से। उसको ये लग रहा था कि मुझे मेरे हस्बैंड को समझाने के साथ साथ उस लड़की को भी समझाना ज़रूरी है या उसके परिवार को भी समझाना ज़रूरी है। तो जब उसने ये कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ, मैंने अभी आपको दिखाया कि महिला हेल्पलाइन में केस किया एंड वो भी मेरे ही फेवर में उन्होंने रिपोर्ट बनाई, जो प्रमीला मैम है महिला हेल्पलाइन की। और उसके बाद मैंने काफ़ी 2 साल 3 साल तक बहुत कोशिश की अपने परिवार वालों, अपने इन लॉज, अपने मम्मी पापा, भाई, सबको बुला के मीटिंग करा के मैंने बहुत सारी मीटिंग कराई कि कुछ भी सॉल्यूशन निकले, इसका कुछ भी अच्छा एक नतीजा निकल पाए जो कि सब कुछ फिर से वापस पहले जैसे सही हो जाए। इनफैक्ट जब मैंने डीवी का केस भी किया, जब मैं लीगल भी गई, घर के मीटिंग से कुछ नहीं हुआ, तो जब मैं लीगल भी गई हूँ तो लीगली भी हमारे 4-5 मीडिएशन के लिए बुलाया गया था हमें। फिर हमारा सारिका वालिया कोर्ट में हुआ भी था मीडिएशन, जहाँ पे मुझे लड़के एंड उनके पापा को भी बुलाया गया था। तो वहाँ पे भी उन्हें काफ़ी समझाया गया था ये चीज़, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये चीज़ नहीं हुई सही। फिर अच्छा, ये हमें ये बताइए कि उनके इस पूरे वीडियो में उनके पिताजी जिस तरीके से डिप्लोमेटिक वे में वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं, वो बार बार ये चाह रहे थे कि आप क्या चाहते हो। तो उनके परिवार में एक बहन, वो जिनको भी वो उन्होंने बुलाया है, वो खुद कह रही है कि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं। तो उनकी बेटी हो या फिर उनके परिवार के लोग रहे, उनका क्या अप्रोच रहा है इस पूरे रिश्ते को लेकर? मतलब कभी एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में और एक बहन के रूप में जो उनका परिवार है,
वो आपका रिश्ता बने रहे, इसके लिए कितनी दूर तक आपके साथ रहा वो? मेरे साथ में थे वो शुरू से। जब उस लड़के ने जैसे घर छोड़ा 2016 में वो निकल गया, तो मुझे रखा था उन्होंने। मैं थी उनके घर में काफ़ी 1 साल 1.5 साल तक थी। मतलब मैं थी उन लोग के साथ, सब कुछ था, कोशिश की। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो सुनते नहीं हैं अपने पेरेंट्स की एंड ऑल। तो उन लोग ने भी कोशिश की थी, मेरे घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी समझाने की। तो उन लोग ने मुझे नहीं पता कि कितना समझाया, पर्सनली मेरे सामने तो बोला मुझे, बट मुझे फाइनली तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे धोखे में रखा। मेरे धोखे में मुझे और 2-3 साल मेरे और उन्होंने वेस्ट किए, बोल के कि हाँ ठीक हो जाएगा, आ जाएगा। और उन लोगों की ऐसी मेंटालिटी है, थोड़ी मेल डोमिनेटेड फैमिली है, पुरुष प्रधान फैमिली है, और उन लोगों में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है फीमेल्स की। और उन लोगों का था कि भाई आप घर में रहो, पति रहे ना रहे, वो पति 5 साल के बाद आए, 10 साल के बाद आए, आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप उस घर में रहो। मतलब ऐसी मेंटालिटी, बैकवर्ड मेंटालिटी है उन लोगों की। मतलब कब तक आप उनके घर में रहे आप? मैं वहाँ पे उन लोग के घर के साथ में मतलब अक्टूबर 2017 तक में, जो ज्ञान गंगा बाईपास है, बाईपास में जब न्यू घर है उन लोगों का, 2017 अक्टूबर तक मैं वहाँ पे थी। और उसके बाद मैं एक सॉफ्टवेयर का कोर्स करने, जो अब मेरे ससुर के सबसे छोटे भाई हैं, नोएडा में रहते हैं, मिस्टर राजीव रंजन सिंह, उनके घर पे थी मैं 2 महीने। वहाँ से मैंने अपने वही सॉफ्टवेयर की पढ़ाई पूरी की थी। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के दौरान ही आपके डाइवोर्स फाइल किया गया था जब आप वहाँ मौजूद वो थे? तो मुझे पता नहीं था। मुझे तो अभी 5 दिन पहले पता चला है, जब मैं पुलिस थाने गई थी SHO सर से मिलने, तब मुझे पता चला कि इसने जून 2017 में ही फाइल कर दिया, जब मैं कि उसी घर में थी, उसी घर के सारे फंक्शंस अटेंड करी थी। इनकी बहन की शादी थी बनारस में, वहाँ गई थी पूरे फैमिली के पास, जिसके साथ मेरी सारी फ़ोटोज़ वगैरह हैं मेरे पास एज अ प्रूफ। फिर गृह प्रवेश था जून में, वो उसकी फ़ोटोज़ हैं। तो मेरा मतलब सारे फंक्शन सब कुछ अटेंड, 2017 तक मैं वहीं पे थी, और मुझे कोई खबर नहीं, कोई कुछ भी नोटिस या कुछ भी नहीं भेजा गया। और धोखे से मुझसे फ्रॉड करके डिवोर्स उसने एक्स पार्टी लिया है, जिसका जून 2018 में उसको मिल भी गया है। मेरा बस यही है कि कैसी मतलब न्याय की ये मतलब कहाँ तक पहुँच गई है। जो पैसे वाले होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ज़्यादा पहुँच के लोग होते हैं, वो कहाँ तक हर मैटर को दबा के और अपने अकॉर्डिंग कैसे वो मोल्ड कर लेते हैं। मतलब न्याय भी इस हिस्सा मतलब झुक जाता है। मैं तो यही बोलूँगी कि क्या है, मान लीजिए कि आप शादी रोकना चाहती थी, लीगली आप रोकने की स्थिति में नहीं है, शादी हो भी गई है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? तो क्या अभी इस लड़ाई में आप शादी समारोह में आप गई भी, जो एक मीडिया का अटेंशन हो या समाज का अटेंशन हो, वो तो आपको मिल गया। मतलब वो स्वाभाविक तौर पे लोगों के बीच जहन में ये चर्चाएं जो नहीं हो रही थी, वो चर्चाएं आम होने लगी है कि एक बिहार के एक बड़े रिप्यूटेड फैमिली की बहू इस तरीके से सामने आ गई हैं। और अब ये चर्चाएं समाज में भी होंगी। आप अरेंज मैरिज है तो स्वाभाविक तौर पर समाज का भी दबाव बढ़ेगा इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि आप क्या चाहती हैं? जैसे मुझे मेरे 10 साल 12 साल मुझे मतलब धोखे में रखा, अब जाके इस हालत पे आना, कहने के लिए लोग बोलते हैं, तो फिर मैं हूँ, मेरी 8 साल की बेटी है, तो मुझे अपने लिए भी न्याय चाहिए, अपनी बेटी के लिए भी न्याय चाहिए। उसका क्या भविष्य है, पढ़ाई लिखाई है, शादी है, मतलब सारा कुछ। मतलब बोलते हैं ना कि न्याय के लिए मैं कहीं तक भी जाऊंगी, मुझे न्याय चाहिए और जस्टिस चाहिए अपनी बेटी के लिए। सामाजिक क्या इनके पास क्या विकल्प है, क्या कर सकते हैं? उनकी शादी चाहे हो गई है, लेकिन विकल्प इनके पास, अगर ये एक्स पार्टी सेट साइड करने के लिए केस करती हैं और दिखाती हैं कि इनको जो है जिस तरीके से बोल रही हैं, इनके पास प्रूफ है कि धोखे से इनके साथ इनसे डाइवोर्स लिया गया है, इनको एक्स पार्टी भी जो है, तो वो केस दोबारा से ओपन होगा। और ये जो शादी है सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ, यानी कि उस केस के फैसले पर इस शादी की वैधता लटक जाएगी। अगर वो डाइवोर्स जो है कैंसिल होता है और वो रिजेक्ट होता है, तो ये शादी भी अवैध हो जाएगी और इनको ये जो है फिर इनको पत्नी का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। नहीं, कानूनी ये चीजें हैं कि भाई इनको पत्नी का दर्जा मिल जाएगा। एक लंबी लड़ाई जो आप भी कोर्ट का प्रोसेस समझ रहे हैं, कोरोना काल की वजह से और बहुत सारी चीजें बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई तत्काल इनको रिलीफ मिले
न्याय से, क्योंकि ये ऑलरेडी दहेज उत्पीड़न का केस कर चुकी हैं, ऑलरेडी मेंटेनेंस का केस कर चुके हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर चुके हैं, जिस कोर्ट ने कुछ न कुछ इनके फेवर में जजमेंट भी दिया है। बिल्कुल वो प्रोसेस अभी ओपन होगा कोर्ट में। तो तत्काल इनको क्या रिलीफ मिल सकता कोर्ट से? कोई मतलब, क्योंकि अब अगर आप उस डाइवोर्स को आप चैलेंज करिएगा तो फिर तारीख पे तारीख एक लंबी बहस चलेगी, और आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह के परिवार वाले जब सामने हो और जब अपने बच्चों के सामने, अपने बेटे के सामने जब उनका जुबान नहीं खुला है सत्य बोलने के लिए, हमें लगता है कि दूसरी शादी करने में अभिभावक क्या भूमिका रही होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो असहज जरूर रहे होंगे, क्योंकि ये अरेंज मैरिज है। लव मैरिज रहता तो फिर परिवार के लोग उस तरीके से अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं होते, लेकिन अरेंज मैरिज में ये आज भी भारतीय समाज में दिखाया जाता है कि शुरुआती दिनों में बेटे के साथ बेटे के माँ पापा कोशिश करते हैं कि नहीं हम थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। तत्काल इनको क्या राहत मिल सकता है अगर कोई इस तरीके का तरीका हो कानूनी तौर पे? देखिए, तत्काल तो प्रोसेस है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग कहें कि बदकिस्मती से इस वक्त जो प्रोसेस है कानून का, वो कोर्ट्स भी जो है लिमिटेड फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ओवरनाइट उनकी शादी अवैध हो जाएगी। तो जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो करना ही होगा। हाँ, ये ज़्यादा है, ये गुहार लगा सकती हैं कि अगर डाइवोर्स के केस को आपने 1 साल में निपटाया है, और उसमें डायरेक्शन ले सकती हैं हाई कोर्ट को कि मेरे केस की जो है सुनवाई इस तरीके से मेरे साथ मेरा सवाल दूसरा है। समझिए, आप उस एक क्राइम रिपोर्टर रहते हुए जो हम जिस तरीके से सोचते हैं कि उसने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है, बिल्कुल वो केस तो ये कोर्ट के साथ उन्होंने फ्रॉड किया है, और पूरे प्रोसेस के दौरान उन्होंने सच को छुपाया है। ये एक बड़ा अपराध है। देखिए, जो हम लोग मानते हैं कि कोर्ट के सामने, मान लीजिए जुडिशियरी के सामने आप किसी तथ्य को आप छुपा रहे हैं, ये इनका 8 वर्ष का बच्चा है, ये भी आप तथ्य को छुपा रहे हैं, बाकी प्रोसेस को छोड़ दीजिए। उनके खिलाफ ऑलरेडी मामला पारिवारिक न्याय अदालत में चल रहा है, हाई कोर्ट में वो बेल मूव किए हुए हैं, हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला है। इन तमाम चीजों को जो न्यायालय है, अगर उस प्रोसेस के खिलाफ ये थाने जा सकती हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए, कुछ भी हो आपके यहाँ तारीख पे तारीख, लेकिन अगर हम कोर्ट में ही या थाने में केस कर सकती हैं कि नहीं कि ये पूरे मामले में इन्होंने फ्रॉड, जो इनके साथ फ्रॉड हुआ है उसके लिए तो ये इनके पास डेफिनेटली ऑप्शन है कि ये FIR भी कर सकती हैं। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उठाई संतोष जी कि कानून कोर्ट के साथ फ्रॉड हुआ है। इस पे भी एक बहुत ज़्यादा जो हम लोगों के लिए दुर्भाग्य वाली बात है कि एक पर्जरी लॉज है। पर्जरी लॉज के अगर कोर्ट के साथ फ्रॉड होता है तो उस पे कोर्ट जो है संज्ञान की नज़र में आता है, तो कोर्ट खुद कंप्लेंट फाइल कर सकता है, क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है, और वो कंप्लेनेंट होता है, 340 में वो केस होता है, उसमें पनिशमेंट होती है, वो मैजिस्ट्रेट जो है वो आगे कोर्ट में चलता है वो। लेकिन वो उस प्रावधानों का उपयोग जो है बहुत ही कम होता है, या तो ना के बराबर होता है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि लिटिगेशन, जो क्रिमिनल लिटिगेशन में फॉल्स लिटिगेशन है, वो बहुत ज़्यादा दर है, क्योंकि प्रावधान तो है कि हाँ अभी 340 का केस चलेगा, कोर्ट में आपने झूठा एफिडेविट दिया या ओथ पे बोला है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है, उस पावर का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो ये वो भी एक एप्लीकेशन दे सकती हैं, बेल कैंसिलेशन के लिए भी जा सकती हैं अगर उस टाइम पे इन्होंने छुपा के बेल ली है तो इनके पास उस सब चीज़ों में तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन हैं। लेकिन FIR भी कर सकती हैं कि फ्रॉड के लिए कि इनके साथ फ्रॉड किया गया है। लेकिन बात यह कि किसी का भी जो 2 साल उन्होंने एक चालाकी से उस पर 3 साल बैठे रहे, उस ऑर्डर को कहीं आने नहीं दिया, उसके बावजूद ऑर्डर लेने के बाद डाइवोर्स का वो कोर्ट में अपीयर करते रहे, और कोर्ट में बताया ही नहीं कभी कि मैंने डाइवोर्स ले लिया है या मैंने फाइल किया हुआ है। क्योंकि जनरली जब आप बेल लेने जाते हैं 498A के दहेज के केस में या 498A के केस में, तो आप पिटिशन में वकील लिखते हैं या आप पिटिशनर लिखते हैं कि हाँ भी देखिए मेरे ऊपर तो ये क्रूएल्टी कर रही थी, मैंने डाइवोर्स फाइल किया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अगर वो भी बात इन्होंने छुपा ली तो इसका मतलब कि इनकी मंशा ही ऐसी थी कि वो किसी तरीके से चुपचाप धोखाधड़ी से ये कर लें, डाइवोर्स ले लें, और उसके बाद समझिए अगर हाई कोर्ट से भी बेल इन्हें मिला होगा जी, तो नियमित ये तारीख पे जाते होंगे।
नीचे तो नीचे obvious होगा जाना ही जाना होगा, है। हाँ। उस कोर्ट को आपको सूचित करना होगा कि हम डाइवोर्स ले, क्योंकि डाइवोर्स जब हो गया तो मामला खत्म है, तब फिर बाकी नहीं, चीजें मामला खत्म नहीं होता है। ये एक 498A का जो ऑफेंस है, इवन अगर डाइवोर्स हो भी जाता है तब भी आपके उसके खिलाफ चलता रहेगा और उसमें उनको सजा हो सकती है, क्योंकि वो उस पीरियड में जब उन्होंने वो क्राइम किया था तो वो उस टाइम पे वो हस्बैंड थे और अब तो शायद बहुत सारे आप देखेंगे केसेस में इवन लिव इन पार्टनर को भी ये राइट है कि वो इस तरीके के केस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो केस खत्म हो जाएगा, वो इनका रहेगा क्योंकि वो उस पीरियड का किया गया है और ये आगे के लिए भी जो इनके साथ फ्रॉड हुआ है उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। बेल कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में भी जा सकती हैं कि कोर्ट को धोखाधड़ी लेकर मतलब आप अभी अब मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी हैं, आप एक सवाल पूरे सोसाइटी के सामने आप रखें। चलते चलते हम ये आपसे चाहेंगे कि आप लीगली तो आप इस लड़ाई को लड़ ही रही हैं, जो इशू सामने आए, जिस तरीके से बार बार हम कह रहे हैं कि विवाह संस्था कमजोर हो रहा है या सामाजिक जो बंधन थे या समाज के सहारे जिन चीज़ों को चलाने की कोशिश हो रही थी वो अब पूरी तौर पर टूटता हुआ दिख रहा है। एज ए वीमेन, आने वाली जो लड़कियां हैं उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस तरह के मैरिज में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, अब पहले वाली बात नहीं है कि अब किसी से भी मोबाइल के मिस कॉल पर भी रिश्ते बन जाते हैं, इसमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत है या इस रिश्ते को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर क्या करना चाहिए? जैसे इस पे मैं बोलना चाहूँगी कि आप जैसे किसी से भी संबंध बनाते हैं, रिश्ते बनते हैं, शादी होती है, जैसे आपने बोला कि एक संस्था है, तो इसको बनाए रखने के लिए जैसे हम अभी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो न्याय ढूंढते हैं, न्याय के पास जाते हैं। अभी जैसे हो रहा है, जैसे मेरे साथ हो रहा है, मैं ये सोचती हूँ कि बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं, बहुत लोग नहीं उठा पाते हैं। तो अभी का जो ये ट्रेंड चल रहा है कि शादी कर ली एंड 5 साल 7 साल 10 साल के बाद छोड़ दिया, बच्चे भी हैं, फिर भी आप मतलब आसानी से छोड़ दे रहे हो, दूसरी शादी कर ले रहे हो। और लड़कियों का भी है कि भाई ठीक है, आप अपनी फैमिली या जो भी है साथ में लेके आप अगर चल भी रहे हो, बट स्टिल खुद का भी देखना होता है। जैसे मैंने क्या बोलूं कि मैंने रिश्ते को बचाने के चक्कर में बहुत चीज़ मैंने अनदेखा कर दिया और इतना टाइम भी लग गया मुझे। चलिए इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के सहारे हम समाज के सामने उन सवालों को छोड़ कर जा रहे हैं कि आपका परिवार, आपका विवाह संस्था बहुत मजबूत है, आदर्श है, लेकिन वो कैसे बने रहे आज की सोसाइटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कानून भी जिस तरीके से अभी समा सिन्हा बता रही थी कि कानून भी लड़कियों के मामले में जो फ्लैशी है, जो जिस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों को न्याय मिलना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। और टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा पारिवारिक संस्थान या हमारा विवाहित संस्थान बचे रहे, इसके लिए समाज और कानून बनाने वाले लोगों को नए नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है। चलिए इस खास कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर इसी तरीके के किसी मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मेरा जीवन बर्बाद करके अब शादी क्यों कर रहे हो? 8 साल की बेटी है बड़ी, क्या भविष्य होगा उसका? राइट तरीका है।